आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने सिर्फ उसका एक ओवरव्यू किया था कि उसमें टोटली कितने आर्टिकल्स हैं। उसके जो 13 पार्ट्स हैं उनको हमने वन बाय वन ब्रेक डाउन किया था कि क्या क्या है। मोर ओवर उसके शेड्यूल्स हमने कुछ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इसके जो प्रोविजंस थे, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड था, उस सबको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डेल्व इनटू द वीडियो भाई। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइडेड फॉर द लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या था भाई, गवर्नमेंट को एक्सट्रीम अख्तियारात नहीं थे। ये थी कि गवर्नमेंट पे चेक वगैरह थी, और ये था कि जो है ना, गवर्नमेंट शल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ। फर्दर अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरा राइट था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि भाई लॉ की नज़र में एवरीवन शल बी इक्वल। मोर ओवर लाइफ एंड लिबर्टी का राइट प्रोवाइडेड था। उसके अलावा एक स्पेसिफिक राइट था रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस की रिट वो होती है भाई, इफ पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड। अगर कोई इलीगली डिटेन है तो भाई उसको जो है मतलब कैसे रिलीज करवाया जाएगी, कोर्ट के थ्रू हम करते हैं। हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184(3) होती थी, जो कि अभी ओमिट कर दी गई है। खैर, मजीद अगर इसमें बात की जाए तो भाई इसमें राइट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन था। फर्दर स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड फोर्स्ड लेबर पे भी पाबंदी थी। दूसरा राइट अगर बताया जाए इसमें, तो वो था राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, के भाई अपॉइंटमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी किसी भी बेसिस पे, फिर वो रेस पे हो, सेक्स पे हो, और ऑन एनी बेसिस। मोर ओवर राइट टू प्रॉपर्टी था कि भाई नो पर्सन प्रॉपर्टी शैल बी लाइक टेकन इनटू कस्टडी। फर्दर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था, रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, फ्रीडम ऑफ असेंबली था, जो बेसिक राइट्स होते हैं। फर्दर अगर इसके दूसरे प्रोविजन की बात की जाए तो वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई जो स्टेट होगी हमारी, जो गवर्निंग मशीनरी होगी, उसको किन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना चाहिए भाई। सबसे पहली चीज थी मुस्लिम शैल बी इनेबल टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। भाई स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई मुस्लिम की जो है उनकी लाइफ जो है कुरान और सुन्ना के बेसिस पे वो इजीली स्पेंड कर सकें, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको मतलब जो ओपन स्पेस मिले, उनकी कोई भी वायलेशन वगैरह ना हो किसी राइट की। फर्दर अगर हम बात करें तो भाई इसमें दूसरी स्टेट के लिए कहा गया था कि फूड की, क्लॉथिंग की, हाउसिंग, मेडिकेशन एंड एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए स्टेट को। अच्छा, अब एक चीज होती है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दीज आर इनफोर्सिएबल। ये हम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई ये अगर वायलेट हो रहे हैं, तो इनको हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाई आर यू वायलेटिंग दीज राइट्स। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉन इनफोर्सिएबल। लाइक इनको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये क्या होता है भाई, गवर्नमेंट को सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई आपने ये चीजें करनी है। अच्छा, मोर ओवर इसमें था भाई प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि भाई जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, जो पैसा कोई लोग इलीगली हो या लीगली भी जो एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट वगैरह करते हैं, तो उस पर भी पाबंदी थी, उसको प्रिवेंट करवाया जाए। मोर ओवर एबॉलिशमेंट ऑफ इलिटरेसी, भाई जो इलिटरेसी है उसको खत्म कर दिया जाए। फर्दर अगर बात की जाए तो भाई बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज, भाई जो मुसलमान ममालिक हैं उनके बीच में ब्रदरली टाइप होनी चाहिए। और लास्टली इसमें था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव, भाई जुडिशरी को एग्जेक्टिव ब्रांच से सेपरेट किया जाए। फर्दर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो भाई इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है भाई, कि द रियल पावर इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। क्या थी भाई, द पावर वाज वेस्टेड विद द कैबिनेट, रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ओवरऑल मतलब जो फुल अख्तियार थे वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास ही थे। जो कैबिनेट थी उसको हेड करता था प्राइम मिनिस्टर, उसके अंडर में ये कैबिनेट थी भाई। ऑल द पावर्स वर एक्सरसाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट। अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी भाई, प्रेसिडेंट शुड बी अ मुस्लिम। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, मोर ओवर इट प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट एज शुड बी 40 years।
ये काफी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की क्या एज प्रेस्क्राइब थी। मोरोवर इसका 5 इयर्स का टर्म होगा प्रेसिडेंट का। फर्दर 2 टर्म्स हो सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट के। नो पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था कि मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन वोट करेंगे, वो था नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। उस टाइम प्रोविंशियल असेंबली कौन सी थी? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। क्या था भाई, उस दौर में जो प्रोविंसेस थे उस टाइम में उनको खत्म कर दिया गया था और 1 यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 यूनिट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन October 5, 1955। 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में क्या किया गया था भाई, पाकिस्तान को 2 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। फर्दर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें प्रोवाइडेड था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भाई? इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डुअल पॉलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है और सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड होती है। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये सारी चीजें हमें दी थी। मोरओवर इट प्रोवाइडेड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के भाई जो पावर्स होंगी, जो अख्तियारात होंगे वो डिवाइड होंगे, डिवाइडेड होंगे अमंग द यूनिट। फुल पावर्स विल नॉट बी वेस्टेड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको 30 आइटम्स थे, मतलब 30 चीजों पे वो लेजिस्लेट भी कर सकती थी, उस पर कुछ भी डिसाइड कर सकती थी। इस पे फुल इसका कंट्रोल था फेडरल गवर्नमेंट का। प्रोविंशियल लिस्ट की बात की जाए तो प्रोविंशियल लिस्ट को इसने काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स दे दिए थे, इवन इंक्लूडिंग रेलवे भी इन्होंने प्रोविंशियल लिस्ट में ऐड कर दी थी। पर ये था कि रेलवे फुल ओवर कंट्रोल इनका नहीं मिल सका था और कॉन्स्टिट्यूशन सब्सिक्वेंटली डिसॉल्व हो चुका था जब तक इनको सही से डिवोल्यूशन होती। खैर, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोवाइडेड 94 आइटम्स। कंकरेंट लिस्ट की बात की जाए तो इट कंटेंड 19 आइटम्स। ये क्या थी भाई? कंकरेंट लिस्ट वो होती है कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि फेडरल कैन आल्सो लेजिस्लेट ओवर देम एंड प्रोविंसेस कैन आल्सो लेजिस्लेट ओवर देम। हाउएवर किसी एक की जो है ज्यादा चलती है इसमें। और 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस वाज गिवन मोर से इन द कंकरेंट लिस्ट। फर्दर अगर बात की जाए फेडरल लेजिस्लेचर की, कि भाई लेजिस्लेचर जो थी उसका क्या स्ट्रक्चर था? लेजिस्लेचर का जो स्ट्रक्चर था इट वाज यूनिकैमरल। एक हाउस था सिर्फ, दैट वाज नेशनल असेंबली। उसके टोटल कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग 10 वुमेन। वुमेन की सीट ऐसे थी कि 5 वुमेन वर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 5 वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। इनको मिला के 310 टोटल सीट्स बनती हैं। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो इट प्रोवाइडेड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अलावा पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उसके लिए उम्र प्रेस्क्राइब थी 25 की, उसकी 25 ईयर की एज होनी चाहिए। और ये एक शर्त रखी गई थी कि हर साल में 2 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली मस्ट बी हेल्ड। फर्दर अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात की जाए इसमें तो इट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग डायरेक्ट वोट करके प्रोविंस के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते, इलेक्ट कर सकते थे। फर्दर इट हैड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के 18 से अबव एवरीवन कैन वोट, either he is a male, female or belonging to any gender. Furthermore, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इसको डिवाइड किया गया था, जैसे कि हमने बताया था भाई के जो प्रोविंसेस थे वो सिर्फ 2 थे। एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वाज बांग्लादेश, दैट इज नाउ बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान हमारा आज का पाकिस्तान। फाइनली इसकी जुडिशियल ब्रांच की अगर बात की जाए, जुडिशरी वाज प्रोवाइडेड विद excessive power, like it got the role of the guardian of the constitution. जुडिशरी में क्या थी स्ट्रक्चर? जुडिशरी में एक चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अलावा 6 जजेस थे। जो चीफ जस्टिस था या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, उसके अपॉइंटमेंट के लिए पर्सन शुड बी 5 इयर्स एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 15 साल उसकी प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। फर्दर मोर इसकी जो रिटायरमेंट एज थी चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो थी 65। फर्दर अगर हाई कोर्ट की थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर लें तो भाई इनके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन थी दैट कुड इजीली चैलेंज द
एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।